हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss discharge of contract. तो अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ वेज जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम थर्ड वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है वो है डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। मतलब कोई भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद, तो हम उसको कहेंगे कि वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। तो अब यहाँ पे ऐसा जो डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी है ये भी टू वेज से हो सकता है। तो फर्स्ट वे यहाँ पर है इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है कब, जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी टाइम पर जब वो फॉर्म हो रहा है तभी उस कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेशन है वो इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि वहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ये सुनने में वियर्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जब हमें पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ ही नहीं, तो वो डिस्चार्ज होगा ही कैसे। इसीलिए यहाँ पर इनहेरेंटली इम्पॉसिबल एक्टिविटी और समथिंग दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पर ही वो इम्पॉसिबल है ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना या फिर ऐसा कुछ करना जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है कि वैसा हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते, जैसे कि डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक। तो ऐसा जो है ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ऐसा परफॉर्म कभी हो ही नहीं सकता। तो इस केस में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म हुआ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हुआ ही नहीं और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void ab initio बन गया and here the contract can't be formed, so no question of discharge of contract। तो यहाँ पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो इसीलिए जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जो वॉइड एब इनिशियो होगा, जो उसकी फाउंडेशन से ही वॉइड है और उसको परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल है, तो उस केस में फिर वहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर उसी टाइम से उसकी फॉर्मेशन के टाइम से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज्ड है। तो अब यहाँ पे इसकी सेकंड कंडीशन है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब ये जो इम्पॉसिबिलिटी थी वो इम्पॉसिबिलिटी तभी हो गई थी जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ तभी उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। लेकिन अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया उसके बाद, मतलब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस हुआ यहाँ पर, उसके बाद उसको फॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो अब ऐसा किस केस में होता है, द इम्पॉसिबिलिटी सुपरवेन्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है तो उसके बाद जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब परफॉर्म नहीं हो सकता एंड बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो पहले जब वो फॉर्म हो रहा था तब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो नहीं था, तब जिस टाइम पे वो फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पॉसिबल था। लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है कि उस एक्टिविटी को अब आगे परफॉर्म नहीं कर सकते और इसी के चलते उस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज्ड मानते हैं। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और इन दोनों में वीट को लेकर, गेहूँ को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बाय एंड सेलिंग का। तो अब क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अगले दिन परफॉर्म करने वाले होते हैं उसी दिन रात को ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे ये वीट की जो ट्रेडिंग है, वीट को ख़रीदना और बेचना है, वो जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है कि अब प्राइवेट सेलिंग ऑफ वीट आप नहीं कर सकते। तो अब जिस टाइम पर ए एंड बी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम पर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। लेकिन बाद में ओवरनाइट कुछ ऐसे चेंजेस हुए गवर्नमेंट की पॉलिसी में जिससे अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना इलीगल बन गया। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ
सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है या फिर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन गई कि अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो गया तो अब इसको परफॉर्म नहीं कर सकती दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो यही दोनों वेज हैं जिसमें डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर इलीगैलिटी में हो सकता है। तो अब इसके जो रिमेनिंग वेज हैं जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर भी जो वेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि किन वेज में ऐसा हो सकता है। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर है उस कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस केस में भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। तो अब यहाँ पे सेकंड है फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, मतलब कि जो पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट का उसी में फेल हो जाती हैं दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। उसका जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वही नहीं रह जाता अब, तो तब उस टाइम पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे कि वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। थर्ड यहाँ पर है डेथ ऑफ प्रॉमिसर, कि अब अगर यहाँ पे प्रॉमिसर ही नहीं रहेगा तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डेथ ऑफ प्रॉमिसर के केस में भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। ऐसा प्रिडिक्टेड पहले नहीं था, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा था उस टाइम पर ऐसा नहीं पता था कि तब उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से पहले ही जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अब बाद में ऐसा हो जाता है तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब फोर्थ है यहाँ पे चेंज ऑफ लॉ में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे अब वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ पर वीट के केस में देखा कि ओवरनाइट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिससे अब वीट की जो ट्रेडिंग है वो इलीगल हो गई। तो इसीलिए अब ये जो लॉ है वही यहाँ पर चेंज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और लास्ट है यहाँ पर आउटब्रेक ऑफ वॉर, कि जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की कंट्री है उन्हीं में वॉर हो जाती है, तो उस केस में भी हम उसे बोलेंगे कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है और यहाँ पर भी अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं हो सकता और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो अब परफॉर्म नहीं हो सकते, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे फोर्थ केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि वहाँ पे जो टाइम है उस कॉन्ट्रैक्ट का वही लैप्स हो जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे डिस्चार्ज मानेंगे। तो अब इसके कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर है द लिमिटेशन एक्ट लेज डाउन दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा लिमिटेशन एक्ट कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट जो है वो ये कंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो उसके सारे जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं एक एक्टिविटी में, इसीलिए यहाँ पर एक डिफरेंट एक्ट की बात हो रही है। लिमिटेशन एक्ट में लेज डाउन दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है लीगल एक्शन शुड बी टेकन विद इन रीजनेबल टाइम और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस केस में लीगल एक्शन जो है वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में ही ले लेने होते हैं। ऐसा नहीं कि आज की वो बात है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और उसमें 2 years लेटर आप कोई सूट फाइल कर रहे हैं लीगल एक्शंस के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा लिमिटेशन एक्ट कहता है विच इज़ कॉल्ड लिमिटेशन पीरियड, उसको हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो विद इन रीजनेबल टाइम आपको दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर लीगल एक्शंस लेने हैं, तो इसी को हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। अदरवाइज द प्रॉमिस इज डीबार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इन कोर्ट, मतलब फिर अगर ऐसा होगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है जिसको ऐसा लगता है कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो ऐसा नहीं करती विद इन रीजनेबल टाइम तो फिर उसके बाद वो कोई भी सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकती कोर्ट में, और उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डैमेजेस हुए थे वो दूसरी पार्टी जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही यही मतलब है कि वहाँ पर जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं दोनों ही पार्टीज़ के वो अब कंप्लीट हो चुके हैं और अब किसी भी कंडीशन में वो आगे परफॉर्म नहीं होंगे।
तो इसीलिए विद इन लिमिटेशन पीरियड जो है वो कोई भी अग्रीव्ड पार्टी को जो है उसमें लीगल एक्शंस किसी भी गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट लेने होंगे, अदरवाइज वो अपने सारे राइट्स जो है वो लूज़ कर देगी। जो भी डैमेजेस के अगेंस्ट उसे कंपनसेशन मिलना था वो उनको नहीं क्लेम कर पाएगी। तो आई होप आप ये दोनों वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वेज डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।